हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नया सा चैप्टर करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी का, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बुद्धि और भाग्य, ये उस पार्ट का यानी कि चैप्टर का नाम है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, खास करके कि किस तरह से बुद्धि और भाग्य के मतलब दोनों के अंदर में किस तरह से बातें होती है और एक दूसरे को वो लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में दोनों में बहस छिड़ जाती है कि हम बड़ा है तो हम बड़ा है। फिर इसी चीज को वो लोग कैसे एक तरह से निष्कर्षित करता है कि मतलब कौन बड़ा है या नहीं है, कुछ ऐसा उपाय किया जाए इससे पता चले, तो वो दोनों मान जाते हैं। फिर इसके बाद में वो परिकल्पना जो वो एक तरह से स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है। तो ये कहानी पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक चीज और ज्यादा बताना चाहेंगे कि कोई भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक के बाद एक जो है नए नए चैप्टर वगैरह जो है हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। स्टोरी वगैरह, कहानी वगैरह जो भी है वो सारा का सारा जितना हम डिस्कस करते जाएंगे वो आपको क्या होता जाएगा, जिस समय में हम रुके उसी समय में आपको सभी चीज ये मिलते चले जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं अब इस कहानी में बुद्धि और भाग्य में। कहते हैं कि बुद्धि और भाग्य समझाने से पहले एक चीज कहा गया है कि जीवन में भाग्य के साथ साथ जो है ना व्यक्ति में बुद्धि का भी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान लिया आपका भाग्य ने साथ दिया और अगर आपके पास में बुद्धि अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा मालूम है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए भाग्य के साथ साथ बुद्धि का भी होना जरूरी है। तो ये जो आज हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं, खास करके इसमें इसी चीज के बारे में कहा गया कि चाहे भाग्य को कितनी कृपा क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति में अगर बुद्धि नहीं होती है ना, तो भाग्य द्वारा प्राप्त जो कुछ भी संपत्ति वगैरह रहता है ना, वो उसके लिए एक तरह से बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए भाग्य के साथ साथ हर व्यक्ति में ही बुद्धि का भी होना आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं इस कहानी में, सबसे पहले कुछ पात्र परिचय के बारे में बात करें तो पात्र परिचय में सबसे पहले इसमें एक बुद्धि हो गई, दूसरा जो है वो भाग्य हो गया, फिर गरड़िया हम लोग जानते हैं कि जो भेड़ बकरी चराने वाला जो होता है एक तरह से उसी को गरड़िया कहा जाता है, तो वो गरड़िया हो गया। फिर इसके बाद में एक सौदागर भी हो गया और फिर मंत्री भी है और राजा वगैरह भी है। ये सारे के सारे जो है ना इसमें ये एक तरह से मेन पात्र के रूप में हम लोग पढ़ेंगे और इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब कहानी स्टार्ट होती है, आपको शुरुआत होती है यहां से। कहते हैं कि एक बार क्या होता है, बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर के एक तरह से तू मैं जो है ना वो चालू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है। वहां पर में बात अपनी जगह से अब हट करके झगड़े वगैरह होने लगते हैं, क्योंकि भाग्य जो था ना वो एक तरह से बिगड़ करके बुद्धि से कहता है क्या चीज कि मैं तुमसे बड़ा हूं, लेकिन वही समझदार जो बुद्धि थी वो हंसकर कहती है यह तो मैं भी कह सकती हूं, पर फिर बहस बढ़ेगी। मतलब जैसे तुम बता रहे हो कि मैं बड़ा हूं, वैसे तो मैं भी कह सकती हूं कि मैं भी बड़ी हूं, लेकिन इससे क्या होगा, हम दोनों में आपस में बातें आगे बढ़ेगी। क्या यह अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें। मतलब तुम्हारे पास जैसे बुद्धि है या मेरे भाग्य है तुम्हारे पास और मेरे पास जैसे बुद्धि है, तो क्यों ना हम लोग आपस में ही मतलब अपना अपना प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन करके देखें और उसी शक्ति का प्रदर्शन से ये पता चल जाएगा कि जो जीतेगा वही बड़ा होगा, है नहीं है। ये दोनों आपस में इस तरह से विचार कर लेते हैं। उसी समय क्या होता है, भाग्य जो है एक तरह से इस बात को स्वीकार कर लेता है। अब दोनों अपनी अपनी शक्ति के मतलब प्रदर्शन को दिखाने के लिए जगह खोजने के लिए चल पड़ते कि वो कहां से किया जाएगा। चलते चलते उन्हें क्या होता है ना, एक गरड़िया मिलता है। गरड़िया हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंने अभी अभी बताया है कि वो जो भेड़ बकरी चराने वाला होता है उसके ऊपर में उन लोगों का नजर आता है, जो एक तरह से शांत भाव से क्या है कि अपने भेड़े एक जगह चरा रहा था, चुपचाप बैठा अपना भेड़ चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो। वैभवशाली का अर्थ होता है क्या चीज, बहुत संपत्तिशाली बनाना। तो क्या तुम उसको इस तरह से बना सकते हो। तो वहां पर में जैसे ही यह कहती है तो वो कहते क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे सम्राट बना सकता हूं। यह बात जो था वो एक तरह से भाग्य जो है वो अभिमान से उत्तर देता है कि मेरे पास में ऐसी शक्ति है, ऐसी बात है कि जिससे मैं क्या कर सकता हूं कि इसको एक तरह से राजा भी बना सकता हूं।
तुम वैभवशाली की बात करते हो, उसको तो मैं सम्राट भी बना सकता हूं। ऐसा बात जो था ना, वो भाग्य जो है एक तरह से समझाने की कोशिश करता है, कहने की कोशिश करता है। अब बातें तो हो गई, बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली कि अभागा कहीं सम्राट बनते बनते क्या होगा, अपने प्राणों से ही हाथ में धो बैठे। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, बुद्धि तो जानती थी कि अगर इसके पास में बुद्धि नहीं रहेगा तो सही से तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा, तो कहां से वो ये सब चीज कर सकता है। तो कहीं सम्राट बनते बनते वो अपना प्राण ही ना खो दे, मतलब प्राणों से हाथ ही ना धो डाले। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो, भाग्य ने गुस्से से कहा। कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो, मैं जब इसे लोगों पर मैं शासन करते हुए एक तरह से देख लूंगी, तब तुम्हारे सामने मैं सिर झुका लूंगी और मैं अपना हार जो है वहीं पर मैं स्वीकार कर लूंगी। मतलब एक तरह से मैं हार जाऊंगी। ये बातें जो थी वहां पर मैं खास करके बुद्धि जो वो भाग्य से कहती है। अब दोनों में बातें हो गई, कहते ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने क्या किया, जो गरड़िया था खास करके, उस गरड़िए के ऊपर में ना अपना हाथ फेरा। क्या किया, उस गरड़िए के ऊपर में अपनी कृपा का हाथ फेरा और बुद्धि उसका हाथ छोड़ करके क्या हो गई, एक तरह से उस गरड़िए के पास से निकल गई और मुख दर्शक होकर के, यानी कि दर्शक होकर के कहीं दूर पर में जाकर के खड़ी हो गई और वह उसे देखने लगी कि आखिर अब भाग्य जो है उस गरड़िए को कैसे वैभवशाली बनाता है। गरड़िया आगे बढ़ा। अब क्या हुआ, जैसे भाग्य का कृपा हुआ इसके ऊपर में, तो गरड़िया जैसे ही आगे बढ़ता उसे क्या होता है, एक रत्न जड़ित खड़ाव। खड़ाव किसको कहते हैं जानते हो, खड़ाव कहा जाता है एक तरह से पहले जमाने में, क्या अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ साधु महात्मा वगैरह अभी भी उस चीज को पहनते हैं जो लकड़ी का बना हुआ एक तरह से चप्पल की तरह होता है, जूते की तरह होता है, जिसे साधु महात्मा वगैरह पहले पहना करते थे और शुभ कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही गरड़िया आगे बढ़ता है उसको एक रत्न जड़ित जो खड़ा होता है ना, वो उसके सामने में पड़ा मिलता है। उसने उन्हें उलट पुलट करके देखा, मतलब उस खड़ाऊ को उलट पुलट करके देखा और अपने पैरों में क्या क्या वो एक तरह से पहन लिया। उसे क्या पता था कि ये क्या चीज है नहीं है। फिर प्रतिदिन की तरह वो अपनी भेड़ बकरी वगैरह चराने के लिए चला गया। ऐसे ऐसे करते करते कहानी आगे बढ़ने लगती है। अब कहानी आगे बढ़ता है, कहते कि वो खड़ाऊ जो था खास करके रत्न जड़ित का, उसे वह गरड़िया पहन करके अपना आगे चलने, मतलब भेड़ बकरी चराने के लिए चला जाता है। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का जो था ना एक सौदागर हम लोग जानते हैं, जो कि एक तरह से बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए वो एक मतलब प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाया करता था, वो उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक क्या होता है ना कि उसका जो नजर रहता है ना, वो उस गरड़िए के पैरों पर में जाकर के खड़ा हो जाता है और उसे हैरानी से पूछता है। जैसे वो गरड़िए के पैरों पर देखता कहते हैं, ये तो रत्न जड़ित खड़ा हुआ है, इसके पास कहां से आ गया। वो बड़ी ही हैरानी से उससे पूछता है, कहता है कि तुमने किस चीज की खड़ाऊ पहन रखी है। वो तो जानता था कि ये क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी उस गरड़िए से ये बात वो पूछता है सौदागर कि आखिर तुम क्या चीज पहन लिए हो, किस चीज की खड़ाऊ पहन लिए हो। तो गरड़िया जो था उसको तो पता नहीं था कि ये सोने का या रत्न से जड़ित ये खड़ाऊ है। वो कहते ये पत्थर की है और बड़ी भारी भी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। मतलब एक तरह से जैसे पहना हुआ था ना, तो चलने उलने से ना वो घिसती वगैरह भी नहीं थी। तो कहता है कि वो घिसती भी बिल्कुल नहीं है। सरल भाव से जो था वो गरड़िए ने यह उत्तर दिया, किसको, सौदागर को। तो अब बात आती है, जैसे ही सौदागर को इस तरह से बातें वो गरड़िया कहता है तो सौदागर तुरंत कह देता है, उससे पूछ रहा है क्या तुम इसे बेचोगे। बेचना क्या होता है, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। यह बात जो था उस गरड़िए ने कहा, क्यों तो गरड़िए को तो पता ही नहीं था कि वो खड़ाऊ जो है वो रत्न से मतलब जड़ा हुआ है। वह कहता है कि इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी कौन, तुम ही ले लो ये चीज। अच्छा बताओ। फिर कहता वो जो सौदागर था कि तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं, क्योंकि यह खड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है। यह कहते ही और फिर कहता है कि मैं इसे हर कीमत पर मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम बोलो, जो भी तुम बोलोगे वो मैं मुंह मांगा इनाम तुमको दे सकता हूं, मुंह मांगा इसकी कीमत दे सकता हूं। अब बातें आगे बढ़ती है, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए जो चना होता है ना उसको तुम रखवा दो। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूं, खा पी करके यहीं पर मैं क्या करूंगा, मस्त पड़ा रहूंगा। मतलब मुझे गांव वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें जो था ना वो गरड़िया जो है वो सौदागर से कहता है।
सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां पर में रखवा दी और खड़ाऊ का झोरा लेकर के और फिर वहां से अपना वो निकल जाता है, क्योंकि उसे भी ये भी डर लगने लगता है कि कहीं या गररिया हमसे मांगने न लगे या कोई और न देख ले। वो क्या करता है, वहां से जोरा था खड़ाऊ का झोरा, वो लेकर के अपनी राह चल देता है। अपने देश पहुंच करके उसने क्या किया, उस खड़ाऊ का जो जोड़ा था वहां के जो महामंत्री थे ना, उस महामंत्री को वो भेंट दे देते हैं। खुश करने के लिए महामंत्री को क्या कर देता है, भेंट कर देता है, ताकि उसे व्यापार में क्या हो सके और ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। यह सोच करके वो गररिया ये सौदागर जो था वो खड़ाऊ उस महामंत्री को दे देता है। अब इधर गरड़िए को नंगे पांव देकर के भाग्य से रहा नहीं जाता है। उसने क्या किया, फिर से उसे रत्नों से जरा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा जो होता है वो उसके सामने में रख दिया। गरड़िया क्या करता है, उसे भी फिर से मतलब पहन लेता है और अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए फिर वो चला जाता है। क्योंकि तो भाग्य से तो देखा नहीं गया कि जिसको वो वैभवशाली बनाने के लिए जा रहा है वह व्यक्ति यानी कि वह गररिया फिर से नंगा हो चुका था, उसके पैर में कुछ थे नहीं, तो अब उसको तो कुछ चाहिए था। फिर से वो क्या करता है, रत्न से जड़ित जो खड़ा रहता है वो फिर उस गररिया के सामने में रख देता है और फिर वो गररिया क्या करता है, एक तरह से उस खड़ाऊ को फिर से पहन के अपना बकरी चराने के लिए, भेड़ बकरी जो भी रहता है उसको चराने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों बाद वही सौदागर फिर से उसी रास्ते से गुजरता है। अब क्या होता है कि फिर से रत्नों से झरा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा देकर के पैरों में उसे बड़े आश्चर्यचकित हो जाता है वो, और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर इस गररिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं इसे एक खड़ाऊ लेकर के चला, एक जोड़ा खड़ाऊ लेकर के चला गया। अब इसका भाग्य देखो, फिर से इसके पास में वैसे ही रत्न से जड़ित जो है ना खड़ाऊ फिर से आ गया। उसने गररिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहां से मिल जाती है? वह गररिये से पूछता है सौदागर। उसने पूछने की कोशिश करता, मतलब कम से कम कि वो भी समझ पाए कि आखिर ये खड़ाऊ उसके पास आता है कहां से। तो कहता है, अपने आप न जाने कौन आकर के इन्हें मेरे सामने में रख देता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूं। ये बातें जो थी वो गररिया सरलता से किसको जवाब देता है, उत्तर देता है, सौदागर को उत्तर देता है। तो कहते क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? मतलब दूसरा जो खड़ाऊ का जोड़ा रहता है उसके बारे में फिर सौदागर कहता है गररिये को, क्या तुम इसको भी बेचोगे? कहते हाँ ले जाओ, क्योंकि तो गररिये को तो मालूम ही नहीं था कि आखिर वो क्या चीज है नहीं है। वो कहता है हाँ ले जाओ। यह कहकर गररिये ने क्या किया, तो अपने पैरों से खड़ा उतार करके और उस व्यापारी के सामने में क्या करता है, रख देता है। अब खड़ाऊ लेकर के वो जो खास करके सौदागर रहता है ना, वो चलने लगता है, अपने देश की तरफ चलने लगता है और सोचता है कि मैं जाकर के और वहां का जो सम्राट है उसकी सेवा में इन्हें भेंट करूंगा, इसके बाद सम्राट से क्या होगा, उसका मेलजोल बढ़ जाएगा। ये सारी बातें सोचते हुए सौदागर जो था वो वहां से खड़ाऊ लेकर के चला जाता है। उसने क्या किया, तो अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेरी गुड़ गररिये की झोपड़ी में क्या क्या रखवा दिया और खड़ाऊ लेकर के फिर अपनी राह चल दिया। अब आगे बढ़ा, अपने देश जाकर वह सम्राट से जाकर के मिलता है और अच्छी तरह उस खड़ाऊ को सजा करके और वो क्या करता है, जोड़ा भर खड़ाऊ जो रहता है वो उस सम्राट को दे देता है। इतनी बेशकीमती खड़ाऊ दे करके ना जो सम्राट रहता है ना वो भी स्तब्ध रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। और वह कहता है क्या चीज सौदागर से, वाह बहुत ही सुंदर खड़ाऊ जो है ये तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? यह बात जो सम्राट रहता है ना वो उस सौदागर से पूछ डालते हैं। सौदागर बोला भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। अब वो क्या कहने लगा कि भारत का जो सम्राट है वो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राण की रक्षा की थी और इसी पर वो खुश होकर के क्या करते हैं, यह खड़ाऊ वो मुझे पुरस्कार के रूप में देते हैं। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देती है, मेरे जैसा सौदागर जो आज यहां है कल वहां है, ये लेके मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं आपको यह एक तरह से तुच्छ भेंट के रूप में दे रहा हूं जिसे आप स्वीकार कर ले। अब महाराज जो था, सम्राट जो था वो खड़ाऊ पाकर के तो एकदम से पूरा खुश हो जाते हैं। सम्राट ने सौदागर से प्रार्थना करा, क्या चीज के बारे में, सहर्ष वो तो कर ही लिया, जो गिफ्ट दिया था एक तरह से खड़ाऊ वो तो ले ही लिए, और एक तरह से ना वो जो सम्राट थे ना वो सौदागर से प्रार्थना करके कहते हैं क्या चीज
कि उसे 1 लाख मुद्राएं भी वो दी। और फिर कहता है कि क्या भारत सम्राट जो है, क्या उनके कोई जवान पुत्र वगैरह है? अब ऐसा पूछने का साहस उसने क्यों किया? क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी जिसके साथ वो क्या करना चाहता था, भारत सम्राट के बेटे से उसका शादी करवाना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया कि ये बहुत ही धनवान है, ये है, मैं भी सम्राट हूं, इसी तरह से मैं अपनी बेटी का शादी जो हूं, विवाह जो हूं, उससे करवा दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने सौदागर से पूछा क्या चीज, कि भारत सम्राट जो है उनके कोई जवान पुत्र है या नहीं? तो कहता अरे वे तो अभी खुद ही जवान हैं। आप उनकी बेटे की बात करते हो, वे तो खुद ही जवान है और अविवाहित भी है, बड़े ही शांत और सज्जन व्यक्ति हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई तो और चारा था नहीं, क्योंकि तो भारत सम्राट से कहा, उसे तो वो खड़ा किससे मिला था, उस गरड़िए से मिला था। लेकिन वो यहां के सम्राट से क्या करना चाहता था, थोड़ा सा मित्रता बढ़ाना चाहता था। तो इसीलिए वो कहता है क्या चीज, वो अभी खुद ही जवान है और शादी के लायक है। ऐसी चीज वो गरड़िया जो था वो एक तरह से महाराज के पास यानी कि सम्राट के पास ये पास में रखता है, ये बातें कहता है उसको खुश करने के लिए। तो कहता कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? तो कहता जो सौदागर है वो कहता कि अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में ना इस समय लाखों रुपए की जो बेशकीमती खराब पहने वो गरड़िया जो था ना वो घूम रहा था, क्योंकि वो उसी को एक तरह से राजा बनाना चाहता था। भाग्य भी उसका साथ दे रहा था अभी तक, क्योंकि बराबर वो खड़ाऊ जो था वो उसे रत्न जड़ित वाले जो थे वो उसको दिया जा रहा था। अब इसका भाग भी धीरे धीरे जो था सो वो बदलते जा रहा था। बातें चली गई, सम्राट की पुत्री से राजकुमारी से शादी की, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन कहते हैं कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। किस लिए? आगे जैसे जैसे हम लोग कहानी पढ़ते जाएंगे ना तो ये सब बातें निकलते जाएगा। कहते कि सम्राट ने प्रसन्न होकर के सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और एक तरह से राजदूत की पदवी देने के लिए भी वो तैयार हो गए। और उसके बाद बोले कि अब तुम जाकर के अपना काम शुरू करो, मतलब उस राजा से तुम जाकर के अब बातें करो। सौदागर प्रणाम करके वहां से चला जाता है, पर उसका दिल जो है ना वो चिंता के बोझ से दबा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तो महाराज वो एक तरह से यह कह चुका था कि मैं उस राजा से बात करूंगा आपकी राजकुमारी के लिए, और ये सब सारी बातें उसके मन में जो है ना एक तरह से ये सब अब होता है कि अब क्या होगा नहीं होगा। कहते ऊंटों पर सैकड़ों मन पीतल लाद करके फिर वो व्यापारी जो था वो व्यापार करने के लिए वहां से निकलता है। चलता चलता वो वहीं जाकर के पहुंचता है जहां पर में गरड़िया जो था उस झोपड़ी में रह रहा था। गरड़िया दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने क्या किया, अपने नौकरों से वहां पर में ऊंटों से सामान उतरवा करके वहीं पर में पड़ाव डालने की कोशिश की, वहां पर में रहने के लिए कहा, आज्ञा दे दी। और धरती पर पीतल की जितनी सिल्लियों का जो था ना वो ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गर गए चारों तरफ। वहां पर में वो सौदागर और सौदागर के नौकर, फिर वो सारे के सारे पीतल के सारे सामान वगैरह। शाम को गरड़िया लौटा, दोनों एक दूसरे को देख करके फिर खिल उठे, क्योंकि गरड़िए से सौदागर का जो था ना पहले से ही मुलाकात हो चुका था, दो बार मुलाकात हो चुकी थी। गरड़िए के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा, मतलब 2 जोड़े तो लेकर के खड़ाऊ जो था वो चला ही गया था सौदागर, लेकिन फिर उस गरड़िए के पैर में फिर से एक जो था ना बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देख करके सौदागर जो था ना वो आश्चर्य में पड़ जाता है, उसके आश्चर्य की सीमा न रहती है। सोचने लगा जरूर यह आदमी कोई जादूगर है, नहीं तो 2 महीने कीमती खड़ाऊ इसके पास से लेके चला गया, फिर भी इसके पास में वही वैसे ही खड़ाऊ फिर से आ गया। ये कैसे हो सकता है? वह जो सौदागर था ना वो सोचने लगा। कहते भाग्य पूरी तरह से जो है ना इस व्यक्ति का सहयोग देने पर में तुला हुआ है, और इस मूर्ख को देखो कि इसे तो पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने हुए है। उसे तो सिर्फ वो पत्थर की तरह लग रहा है, उसे ये तक नहीं पता था कि वो रत्न जड़ित जो था खड़ाऊ वो कितना बेशकीमती है। फिर सोचने लगा देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों ना बना दिया जाए। अब ये बातें सौदागर के मन में जो था ना वो आने लगता है कि ये तो देखने में सुंदर भी है, तो इसे एक तरह से राजा क्यों ना बना दिया जाए, सम्राट क्यों ना बना दिया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, यह चारागाह और इधर उधर की जमीन वगैरह खरीद लिया जाएगा, फिर यहीं पर मैं महल और किला वगैरह बनवा लूंगा, कुछ सैनिक और नौकर वगैरह भी रख लूंगा,
और फिर विवाह का बाद जो कुछ दहेज मिलेगा सब भी तो अपना ही होगा। यह राजा और मैं मंत्री, मतलब वह जो गडरिया था वो राजा बन जाएगा और मैं यानी कि कौन, सौदागर, ये बातें अपने मन में ही सोच रहा था, ये वो खुद मंत्री बन जाएगा। ऐसी ऐसी बातें उस सौदागर के मन में जो थी वो आने लगी और यह सोचते हुए उसके होठ जो थे ना वो मुस्कुराने लगे। ऐसी बातें धीरे धीरे उसके मन के अंदर में आने लगता है। अब होता क्या कि भाग ने उसके हृदय के भाव पढ़ लिए, खिल उठा, बुद्धि जो थी वो मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांध करके थका हुआ जो गडरिया था उस पीतल की सिलियों के ढेर के साथ सहारा लेकर के बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बात तुम बहुत जल्दी लौट आए, क्या बात है? तो कहता है वो जो सौदागर था कि हाँ, बहुत काम आ पड़ा था, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन यहीं पर मैं रहूंगा, तुम्हें कुछ अगर ऐतराज वगैरह ना हो तो कहता है वाह, किस बात की ऐतराजी, क्या बातें तुम करते हो, जंगल में तो मंगल हो जाएगा, बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हमें किस चीज की दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा तो और अच्छा ही होगा, जंगल में मंगल होने का अर्थ था और अच्छा हो जाना। बस इतना सा ख्याल रखना है कि तुम्हारा कोई भी व्यक्ति जो है ना वो मेरे भेड़ बकरियों को न छुए या न छेड़े। कहते अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूं। सम्राट होता क्या है वो गडरिया जानता ही नहीं था, फिर भी वो कहता है कि मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूं। सम्राट, गडरिया बड़ी ही हैरानी से एक तरह से वो पूछने लगता है, तो कहते हैं एक तरह से कि सम्राट मतलब होता है महाराजा, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी है वह सब तुम्हारी चाकरी करेगा, चाकरी का तो नौकरी करेगा। अब मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। अब वो चाकरी नौकरी क्या, ये गडरिया एक तरह से उतना समझदार था नहीं, बुद्धि तो था ही नहीं उसके पास, तो बुद्धि तो पहले उससे अलग हो चुकी थी। अब भाग्य का सहारा था, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्या बोल रहा है या क्या नहीं बोल रहा है। तो फिर कहते कि मेरा विवाह, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करो सो करो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कुछ न कहे। यह कहते कहते वो अजीब मूर्खता से हंस दिया, मतलब वो राजा बनने वाला था, उसको याद आ रही थी भेड़ बकरी की। इसी से पता चलता है कि उसकी बुद्धि कितनी उसके पास में थी, क्या काम कर रहा था एक तरह से। तभी अचानक क्या होता है कि सौदागर की जो नजर है ना वो पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़ कर देखता रह गया। कौन? सौदागर। क्यों ऐसा हुआ? पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वह पीतल पीतल नहीं रहा, सारा का सारा पीतल का जो ढेर था ना वो सोने का ढेर बन चुका था। मतलब भाग्य ने उस गडरिये को इतना साथ दिया कि वो जो पीतल का सारा सामान था वो सारा सामान एक तरह से सोने का बन गया। बुद्धि नहीं है अभी तक इसके पास, ये चीज याद रखना है आपको। अब ये तो हो गया, सारा का सारा सामान जो भी था वहां में पीतल वाला वो क्या बन गया, सोने का बन जाता है। और ये बातें सिर्फ वहां पर में जो सौदागर रहता है वो सिर्फ वो जानता है। वह सोचने लगा कि वो यह आदमी कितना भाग्य का बलि है, इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह तो सम्राट पहले से ही बना हुआ है, जिसके छूने से अगर कोई चीज सोने का बन जाता हो तो उससे बड़ी बात क्या है। भाग ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि को ओर देखा। भाग जैसे जो था ना वो एक तरह से जैसे लगा कि वो जीत चुका है और वो अभिमान पूर्वक जो था ना वो बुद्धि की तरफ देखता है। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे देखो और क्या होता है। मतलब अभी तक तो ये बातें थी, वो राजा बना जो भी बना, लेकिन बुद्धि क्या कहती है कि अभी कुछ नहीं, अब आगे देखो कि और क्या होती है, क्या बातें आगे बढ़ता है। क्योंकि वहां तक पता था। सौदागर ने अपना मतलब सोचा हुआ जो काम था ना वो शुरू कर दिया। कौन सा सोचा हुआ काम? कि उसे राजा बनाने के काम। उसने क्या किया, सोना बेच करके जमीन खरीदी, महल और किला वगैरह बनवा दिए, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास में थी, ये सारा का सारा चीज था उसके पास में। वहां के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर के जागीरें वगैरह भी उन्होंने खरीद लिया। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े वगैरह बनवा लिए,
सजा हुआ गरड़िया सकल सूरत से तो अब राजा लग रहा था। अब वास्तव में उसे राजा का अर्थ अभी तक पता नहीं था कि आखिर राजा किसे कहा जाता है। धीरे धीरे सौदागर ने अब बातें आगे बढ़ाई, उसकी जितनी भेड़ बकरियां वगैरह थी ना सबको इधर उधर कर दी। जब गरड़िए ने पूछा तो कहा कि रात में खुल करके न जाने कहां चली गई। अब ये सौदागर जो था ना, ये सारी की सारी बातें उस गरड़िए से कहा, उस भेड़ और बकरी के बारे में कहा। गरड़िया सबके सामने में ही बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, क्योंकि उसकी सारी भेड़ बकरियां वगैरह चली गई थी। अरे वो राजा बन चुका था, उसका कोई ये उसको मतलब ये नहीं था, लेकिन उसकी भेड़ बकरियां चली गई, इसके लिए वो बहुत ही खूब मतलब रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अब जो सौदागर था ना वहां पे उसके साथ में वो खिंच उठा उससे और कहता कि अजीम मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं गई। वह गरड़िए से करक कर बोला, खबरदार, जो आगे से किसी के सामने में चीखे या चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर के कहना। यह बातें जो थी वो सौदागर ने उस गरड़िए से कहा। यह देख, ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग से कहा। अब तो बुद्धि को भी बोलने का एक मौका आ गया ना। तो यह देख, ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग से कहा, क्या चीज की देख रहे हो, तुम्हारी सम्राट की क्या दशा हो रही है। अब भाग बोला, क्या चीज, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। और इस बात पर में बुद्धि जो थी वो हंसती है। फिर इधर सौदागर ने अपने महाराजा को विवाह की सूचना भेज दी थी। अब बात पक्की हो गई, विवाह का दिन वगैरह भी सब कुछ तय हो चुका था। अब समय पर में क्या होता है, सौदागर जो रहता है वो गरड़ियों की तरह से सजा देता है, दूल्हे की तरह बना देता है। शाही बारातें सजा करके विवाह के लिए वहां से निकला। बारात का ठाठ वाट तो देखते ही देखते बनता था। कहते कि हाथी, घोड़े और रथों की तो बहुत सी लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर में बैठा हुआ आगे आगे चल रहा था। उससे आगे सहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया। जिस तरह से वो लोग इस तरह से सज धज के आए, सारे सामान वगैरह लेके आए, उसी तरह से लड़की वाले जो थे उन्होंने भी इनका स्वागत किया। पर यह सब देख गरड़िया बहुत ही परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, क्या चीज, ये लोग क्यों आए हैं, मतलब क्या, वो सजा हुआ दूल्हा था, शादी करने जा रहा था, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि आखिर वो कहां जा रहा है और इतने सारे आदमी उसके सामने में क्यों खड़े हैं। कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेतों में कुछ खा तो नहीं लिया, या चढ़ने तो नहीं चली गई। ये सारी बातें जो थी ना उस गरड़िए के दिमाग में ये आते जा रहा था और वो सौदागर से ऐसी बातें पूछते जा रहा था। स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है। तो सौदागर ने कहा, हां, हमारे सम्राट का कहना है, क्या चीज, कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने का मोहर इनाम में दे दिया जाए। ये बातें जो था वो सौदागर उस महामंत्री से कहता है। अब तो चारों ओर गरड़िए सम्राट की जय जयकार होने लगी, क्योंकि 10-10 सोने का मोहर बहुत बड़ी बात थी उस समय में, और वो भी हर व्यक्ति को वहां पर में मिलेगा। ये तो सौदागर ने एक तरह से उस महामंत्री को कह दिया। भाग ने अट्टहास लगाते हुए बुद्धि को और देखा। अब बुद्धि जो थी वो शांत भाव से क्या हो रही है, बोलती है, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से हुआ है, न क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। किसने कहा, ये बुद्धि ने, कि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला जरूर होना है। यह चीज बुद्धि जो थी वो भाग से कहती है। बात आगे बढ़ती है। बारात की अगवानी हुई, दावत का रंग जमा, और फिर रात को मतलब एक तरह से भौरें पड़ी। भौरों के बाद में दूल्हा बना जो गरड़िया था ना वो चित्रशाला में चला गया और बहुत ही परेशान था और डर के मारे उसका बुरा हाल था। डर के मारे गरड़िया का बड़ा बुरा हाल था। अब सोच रहा था कि कौन सा चक्कर में मैं पड़ गई, सौदागर का चक्कर में मैं कैसे पड़ गया। आधी रात को गरड़िए को पायलों की रुनझुन की आवाजें जो थी ना वो सुनाई पड़ती है। पायलों की ये जो रुनझुन सुनते ही ना गरड़िए के मन में जो था ना बेहद डर एक तरह से ढुकने लगता है।
वह कांप उठता है। उसने बचपन में भूत प्रेतों की कहानी सुनी थी, डाकनियों की कहानी सुनी थी, जो रात के समय में आकर के लोगों को मार डालती है। ये सारी की सारी बातें जो थी ना, उस गररिये के दिमाग में आने लगा। उसने अनुभव किया कि वह आवाज और निकट आती जा रही है, तो उसे डर लग रहा था कि शायद वो उससे ही मारने के लिए आ रहा है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो उसकी तो जो मतलब उम्मीदें थी वो और सामने में आ गई। भय से वह पीला पड़ जाता है, उसका दम फूलने लगता है। अपने बचने का अब उसे कोई उपाय ही नहीं सूझता है कि आखिर इस डाकिन से, इस भूत से, इस प्रेत से कैसे हम बचे। वह क्या करता है, लपकता और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगता है। अब उसकी मौत नजदीक थी, क्योंकि वहां से जैसे ही वो छलांग लगाता, गिरता, नीचे मर जाता। तभी बुद्धि ने भाग से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। ये बातें जो थी ना, वो बुद्धि जो है वो भाग्य से कहती है। अब भाग्य जो था एक तरह से वो चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यह आदमी तो अब बुद्धि है नहीं इसके पास में, तो यहां से गिरेगा ही, गिरेगा तो मरेगा ही। अब वो ना चुपचाप खड़ा था वहां पर, मैं वो झुंझला करके बोलता है, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पल्ला पड़ा है मुझे, तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लेता हूं। यानी कि भाग्य जो था वहां पर में, वो अपना हार क्या करता है, मान लेता है, वो हार जाता है। अब ये बातें सिर्फ बुद्धि को सुनने की थी। वो कहती है तथास्तु, यह कहकर बुद्धि जो था वो गररिये के दिमाग में क्या होती है, घुस जाती है, जो पहले निकल चुकी थी। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गररिये ने सोचा, नीचे गिर करके तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। लेकिन इस मरने से, नीचे गिर करके मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम, राजमहल में कहां से डाकनियां वगैरह आ जाएगी। तभी वह खिड़की को छोड़ करके फिर कमरे में लौट आता है। फिर उसे ध्यान आता है, जिसके साथ रात को मेरी भावने पड़ी थी, उसके पैरों में भी ऐसे ही आवाजें आ रही थी। उसे वो सारी की सारी बातें, उस रात की बातें उससे याद आने लगता है। धीरे धीरे सारी कहानी जो है ना, उसके दिमाग में एक तरह से घूमने लगती है। अब उसने हंसते हुए द्वार खोला, दुल्हन का स्वागत किया, दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य और बुद्धि के सामने में, भाग्य जो थी वो बुद्धि के सामने में अपना हार जो है ना, अपनी हार जो वो मान करके सिर झुका करके खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए यह चीज कहा गया है कि अगर आपके पास में भले ही धन है, संपत्ति है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आप उस चीज को ना सही से उपयोग नहीं कर सकते हो। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे ना, वो लोग हमेशा कहा करते थे, क्या चीज, कि बुद्धि का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास में पैसे अगर रहेंगे, धन संपत्ति रहेगा, तो चाहे वो चोर हो, डाकू हो, चाहे बदमाश हो, वो छीन लेगा। लेकिन आपके पास अगर बुद्धि रहेगी तो कभी भी उसे वह छीन नहीं सकता है। और उसी बुद्धि के भरोसे बदौलत आप क्या कर सकते हो, उससे भी अपना जान बचा सकते हो। तो ये आज कहानी का अंत होता है, जिसका नाम आपका बुद्धि और भाग्य रहता है। दैट्स ऑल।